वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज जो है मैं आपको फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 जो है इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। दिस इज़ अ पोइम और इसका नाम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस। दिस इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। The word is too much with us, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon, that the winds that will be howling at all hours are up gathered now like sleeping flowers. ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जैसे इसका टाइटल भी है वही इसकी फर्स्ट लाइन भी है। कहते हैं ये दुनिया हमारे लिए बहुत बढ़कर हो गई है। टू मच, टू का वर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड होता है। ये बहुत की मीनिंग में इस्तेमाल होता है लेकिन ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आप ये नहीं कहें कि आई एम टू हैप्पी टुडे, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, जो शायद आप खुश नहीं हो और वो तंज कर रही हूँ या इस तरह की बात। अगर आप कहना चाहती हैं मैं बहुत खुश हूँ तो आपको कहना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, इसी तरह टू जो है, जैसे कोई बहुत लेट आए और आप उसे कहो यू टू मच ऑन टाइम, तुम बहुत ज़्यादा टाइम पर आई हो या आए हो, वो नेगेटिव में हो जाता है, वो तंज पे चला जाता है। तो टू TOO दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड, जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़कर हो गई है, बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। लेट एंड सून, हम हमेशा यही कहते रहते हैं, देर हो गई और जल्दी हो गई, हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसे हासिल करते हैं और पैसे खर्च करते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कहते हैं हमने अपनी तमाम ताकतें जो हैं इसी चीज़ में गुजार दी हैं। हमें जितनी भी क़ुव्वतें हैं, जितनी भी ताकत है, जितनी भी जो है हमें कुदरत ने एबिलिटीज़ दी हैं, अपनी सलाहियतें दी हैं, वो हमने इसी दुनिया पे लगा दी हैं। देर हो गई, जल्दी हो गई, पैसे हासिल करते हैं और पैसे खर्च करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, हमें नेचर में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता जो हमारा अपना है। हम नेचर से कोई ताल्लुक़ महसूस नहीं करते। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो था ये नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। विलियम वर्ड्सवर्थ समझता था कि नेचर हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। नेचर, अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि नेचर क्या है। नेचर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जैसे जो है पहाड़ है, समंदर है, दरिया है, आसमान है, ज़मीन है, हम खुद इंसान, जानवर हैं, ये सब नेचर का हिस्सा है। जो इंसान ने आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं तो वो फिर नेचर का हिस्सा नहीं होता। दरख्त, फूल, फल, पौधे, ये तमाम जो है वो नेचर है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ख्याल था कि नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा, रोल उसका होना चाहिए। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि हमारे लिए जो है, हम दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें नेचर में अपना कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैट इज़ आर्स, हमें नेचर से कोई अपनायत महसूस नहीं होती। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिल इस दुनिया को दे दिए हैं, हमने अपने दिल दे दिए हैं। किसको? इस दुनिया को। सॉर्डेड बून, हमारा दिल जो था वो एक नेमत थी लेकिन हमने उसे बेकार समझ कर दे दिया। सॉर्डेड, बेकार चीज़, बून नेमत, दिल एक नेमत था लेकिन हमने उसे बेकार समझकर जो है दे दिया इस दुनिया को। दिस सी दैट bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। अब जो है ये हमें असल में जब इससे हमें पता चल जाता है कि इस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो समंदर के किनारे खड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं दिस सी, ये वाला समंदर, दिस सी दैट bears her bosom to the moon, जिसने अपना दिल चांद के आगे खोल कर रख दिया है। बॉसम का मतलब हुआ सीना, ठीक है। बेयर्स का मतलब विदाउट एवरी कवरिंग, मैंने आपको बता दिया, जो बिल्कुल सामने हो। इस समंदर ने अपना दिल चांद के सामने खोल कर रख दिया है। ज़ाहिर है समंदर तो स्ट्रेट ही होता है लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसको इन अल्फाज में खूबसूरती के लिए कहा है कि ये समंदर और ये चांद आपस में जो है बिल्कुल एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं और समंदर बिल्कुल चांद के सामने हैं। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और उसने कहा कि हवाएं जो है वो बहुत से घंटों तक अब चलेंगी और बहुत शोर मचाएंगी, चीखेंगी। हाउलिंग का मतलब शोर मचाना, चीखना। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, लेकिन अब वो हवाएं खामोश हैं और ऊपर इकट्ठी जमा हुई हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूलों की तरह। वो हवाएं जो कि आने वाले घंटों में बहुत शोर मचाएंगी, अब वो बिल्कुल खामोश हैं और ऊपर जमा हो गई हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूलों की तरह। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें, समंदर, दरिया, ये हमें इसकी समझ नहीं आती, हम इससे मोहब्बत महसूस नहीं करते। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हमारी ट्यूनिंग ख़राब हो गई है। जिस तरह कोई टीवी का जो है, टीवी के सिग्नल्स नहीं आते, रेडियो के सिग्नल्स नहीं आते और हम जो है एंटीना ठीक करते हैं ताकि उसके सिग्नल्स ठीक हो जाएं। इसी तरह जब गाड़ी जो होती है वो आउट ऑफ ट्यून होती है, उसकी ट्यूनिंग ख़राब होती है, तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं ताकि उसकी ट्यूनिंग कर सके। जब वो चीज़
ट्यूनिंग उसकी हो जाती है, जब टीवी के सिग्नल्स ठीक आ जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि हम नेचर से आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम नेचर से अपनायत महसूस नहीं करते, हमारा राब्ता जो है वो नेचर से ख़राब हो गया है और हमारा राब्ता दुनिया से बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेचर से हम आउट ऑफ ट्यून है। इट मूव्स इज नॉट ग्रेट गॉड, ये हैरान होके कहता है कि ग्रेट गॉड, अच्छे अल्लाह, अजीम अल्लाह ताला, ये क्यों हम पर असर नहीं करता। मूव्स का मतलब असर कर रहा है। इट मूव्स इज नॉट, इतना खूबसूरत मंजर हम पर असर नहीं करता। आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न, इससे तो अच्छा होता कि मैं पुराने ज़माने की नस्ल में पैदा हुआ होता और एक काफिर होता, ताकि मैं नेचर से ज़्यादा करीब होता। आई वुड रादर बी, इससे तो अच्छा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो इससे ज़्यादा अच्छा होता। पैगन, पैगन इस काफिर, ना मानने वाला, मैं काफिर ही होता। सखड़, जो कि पला बड़ा हो, जिसने दूध पिया हो, जो कि इसने खुराक खाई हो। इन अ क्रीड, क्रीड नस्ल, ज़ात। आउटवॉर्न, आउटवॉर्न पुरानी, इससे तो अच्छा होता कि मैं पुराने ज़माने की एक नस्ल में पैदा हुआ होता और एक काफिर होता। सो माइट आई, ताकि अगर मैं होता इस तरह काफिर पुराने ज़माने का तो फिर क्या होता। सो माइट आई, ताकि यहाँ खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, इस खुशगवार जगह पर खड़े होता मैं। फिर मतलब अभी भी मैं खड़ा हूँ लेकिन मुझे नेचर से जो है वो फील ही नहीं हो रहा है, वो राब्ता फील ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं पुराने ज़माने में पैदा होता काफिर होता तो यहाँ पर खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, प्लेजेंट खुशगवार, ली का मतलब ओपन ग्रासी एरिया, खुली जो घास की जगह होती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तब अगर मैं काफिर होता है ग्लिम्सेस, तो मुझे वो कुछ नजर आता, दे वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे कम दूर कर देता। अब मैं नेचर से बहुत दूर हूँ। अगर मैं पुराने ज़माने का काफिर होता और उस नस्ल में पैदा होता तो मैं नेचर से कम दूर हो जाता। फॉरलॉर्न दूर, लेस कम, कम दूर का मतलब यही हुआ मैं नेचर के ज़्यादा करीब महसूस करता। अगर पुराने ज़माने का बंदा होता तो नेचर के ज़्यादा करीब होता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेटेड हॉर्न, तो मुझे कौन नज़र आता। इसी तरह समंदर के किनारे खड़े होकर मुझे प्रोटियस नज़र आता जो कि समंदर से निकल रहा हो। और हेयर ओल्ड ट्राइटन, या मैं पुराने ट्राइटन, बूढ़े ट्राइटन को जो है सुनता, ब्लो हिज रेटेड हॉर्न, जो कि अपना बाजा बजा रहा होता। ब्लो का मतलब बजाना, हॉर्न का मतलब बाजा, रेटेड का मतलब है गोल, ठीक है, गोल या ट्विस्ट, टेढ़ा। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा दूँ, इसमें इन 2-3 चीज़ों का जिक्र है पुराने ज़माने के हवाले से कि पुराने ज़माने की नस्ल में पैदा होता। क्रीड आउटवॉर्न, क्रीड आउटवॉर्न का यहाँ मतलब है ग्रीक, पुराने जो यूनान था। पुराने क्यों है यूनान, क्योंकि आगे क्लियर होगा कि वो यूनान का ही जिक्र कर रहा था। अगर मैं पुराने ज़माने का यूनानी होता तो मैं क्रिश्चियन तो ना होता, अल्लाह पर और ईसा अलैहिस्सलाम पे बिलीव तो ना करता, मैं काफिर होता, लेकिन मैं ज़्यादा खुश होता क्योंकि मैं नेचर के ज़्यादा करीब होता, क्योंकि वो जो ग्रीक्स थे, वो जो यूनानी थे, वो नेचर के ज़्यादा करीब थे। फिर क्या होता, अगर मैं यूनानी होता और यहाँ खड़ा होता तो मैं भी ऐसे नज़ारे देखता जो कि मुझे नेचर के करीब ले जाता। और वो नज़ारे क्या हैं। हैव साउट ऑफ प्रोटियस, मुझे प्रोटियस नज़र आता जो कि समंदर से उठ रहा हो। प्रोटियस जो है पुराने ज़माने की ग्रीक के मुताबिक प्रोटियस वॉज अ सी गॉड। ये यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, ग्रीक माइथोलॉजी असल में इसे कहते हैं। माइथोलॉजी का मतलब पूरा उनका जो सिस्टम था गॉड्स का और गॉडेसेस का, और जो भी थे, मतलब गॉड्स और गॉडेसेस का मतलब है देवता और देवियाँ, ठीक है। ये देखिए प्रोटियस को मैंने लिखा सी गॉड, गॉड जो है स्मॉल जी से है। ये इसका मतलब हुआ इन लोगों के खुदा जो कि एक खुदा पर यकीन नहीं रखते, ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उसको स्मॉल जी से लिखा जाता है। लेकिन वो लोग जो एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो एक खुदा पे यकीन रखते हैं, वो जो गॉड लिखा जाता है वो कैपिटल जी से लिखा जाता है, ठीक है। वो कैपिटल जी से लिखा जाता है, उसके बाद एस कभी भी नहीं होता क्योंकि वो ए है। जबकि ये वाले जो गॉड्स हैं जो ज़्यादा खुदाओं पे यकीन रखते हैं, जो कि माइथोलॉजी है जैसे हिंदू वगैरह है, वो स्मॉल जी से लिखते हैं और साथ में वो एस भी लगाते हैं। अगर ज़्यादा खुदाओं का जिक्र करना हो तो फिर वो एस लगाते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक इन लोगों के बहुत सारे खुदा थे जिन पर वो यकीन रखते थे, जैसे समंदर का खुदा हो, ज़मीन का खुदा हो, दरख्तों का हो, बारिश का हो, जरखेज़ी का हो, बहुत सारे, ठीक है। अब वो जो थे उन खुदाओं के अपने अपने नाम थे, ना सिर्फ उन खुदाओं के नाम थे बल्कि उनकी फैमिली के पूरे नाम थे, जैसे उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ठीक है, और हर एक का अपना अपना काम था। प्रोटियस वाज अ सी गॉड, वो समंदर का देवता था, ठीक है। ट्राइटन वाज आल्सो अ सी गॉड, लेकिन वो डिफरेंट था थोड़ा सा, ये एक मरमैन था। आपने जलपरी का नाम सुना होगा, जिसे हम मरमेड बोलते हैं। बच्चों के कार्टून्स में करेक्टर होता है जो कि ऊपर से जो है आधी लड़की होती है और नीचे से फिश होती है, वो उसको मरमेड बोलते हैं, या जो है जिसे हम जलपरी बोलते हैं। ये जो मरमैन है ये उस मरमेड का मेल है, मतलब उसको जो है
جو بوائے ہوتا ہے، جو اس میں مرد ہوتے ہیں، جو لڑکا ہوتا ہے، وہ مرمین کہلاتا ہے. اس کا اوپر کا آدھا جسم جو ہے وہ لڑکے کا ہوتا ہے اور نیچے فش ہوتا ہے. آف کورس آپ کو کلیئر ہوا ہوگا یہ جو کریکٹر ہے امیجنری کریکٹر ہیں، حقیقت میں کوئی مرمین اور مرمیڈ نہیں ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، صرف بچوں کے کارٹونز کی حد تک ہیں یا اسٹوریز کے کریکٹرز کی حد تک ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یا تو اگر میں پرانے زمانے کا کافر ہوتا، یونانی ہوتا، تو میں گریک میتھولوجی پر یقین رکھتا. یہاں کھڑے ہو کر مجھے پروٹیس نظر آتا جو کہ سمندر سے نکل رہا ہوتا، یا مجھے ٹرائٹن کے باجے کی آواز سنائی دیتی. ٹرائٹن واز اے سی گاڈ، یہ بھی ایک سی گاڈ تھا اور یہ مرمین تھا. ٹرائٹن کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے ایک باجا ہوتا تھا، ایک گول سا باجا اس کے ساتھ ہوتا تھا. اسے جب وہ بجاتا تھا تو مطلب گریکس جو ہے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جب یہ باجا بجاتا ہے تو سمندر کی لہروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، سمندر کی لہریں اوپر کو اٹھتی ہیں. لیکن جب وہ باجا بجانا بند کر دیتا ہے تو سمندر کی لہریں جو ہے وہ اسموتھ ہو جاتی ہیں. ان کے خیال میں ٹرائٹن کا یہ ڈیوٹی تھی، جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہر خدا کی اپنی اپنی کام ہوتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ورڈزورتھ کہتا ہے کہ اگر میں پرانے زمانے کا یونانی ہوتا، میں گریک میتھولوجی پر یقین رکھتا، میں نیچر سے زیادہ قریب ہوتا، میں پروٹیس کو دیکھتا جو سمندر سے اٹھ رہا ہو، یا میں اولڈ ٹرائٹن کے گول باجے کی آواز سنتا جو کہ جو ہے وہ بجا رہا ہوتا. سو دس واز آل اباؤٹ دا پوئم. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی شیئر کروں گی. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.